वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान किस बुरे तरीके से कर्जे तले दबा हुआ है। आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें वजीर खारजा जयशंकर की तकरीर पर हैं। कुछ देर पहले उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ एससीओ को कड़ा रुख रखना होगा और पहलगाम हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। में भारतीय वजीर खारजा ने दो अहम बातें की। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। इसहाक डार भी चीन में है, भारतीय वजीर खारजा भी चीन में है। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक। कम से कम आप कह सकते हैं कि 2 दर्जन के करीब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, पाकिस्तानी फौजी हैं, उसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं। एससीओ की बैठक में पहलगाम हमले का जिक्र हुआ, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये बातें कही गई और कहा है जनाब कि ये जो पहलगाम का वाकया हुआ है कि ये बेसिकली एससीओ का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। पूछो ये भागने ना। ये कुछ सड़क छाप यहाँ पर लड़के खड़े हैं, 1 मिनट इनके मुंह पर, क्या मसला है? जयशंकर जी एक फॉरेन मिनिस्टर है। आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को मिलेंगे। ये कभी नहीं होता कि प्रेसिडेंट को मिला जाए, लेकिन जयशंकर है। एक तो ये चीज है कि जयशंकर है, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कब गई है। दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उस पर हर पाकिस्तानी परेशान भी है और हर कोई दुआ गो भी है कि वाकयात हैं इनको रुक जाना चाहिए, रोकथाम की तरफ जाने चाहिए। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए। लेकिन जयशंकर जी जिस तरह से जवाब देते हैं अमेरिका में, यूरोप में बैठकर, इनके वो क्लिप्स जो हैं यहाँ पर वायरल होते हैं, तो ही हैज ऑलरेडी बिकम अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी इन चाइना। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की नमस्कार दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि हमारा जो विदेश मंत्री है जयशंकर साहब, वही सबसे बड़े नाइटमेयर है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जब कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म, छोटा बड़ा प्लेटफॉर्म जब उनको मिलता है या फिर कहीं वो जाने वाले होते हैं और वहाँ पर अगर मान लीजिए कि आतंकवाद के खिलाफ कोई बात निकली ना, तो डेफिनेटली उसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान को उस हिसाब से फ्रेम करेंगे कि पूरी दुनिया देखती रहेगी। और ऐसा भी नहीं कि आतंकवाद की बात निकली तो ही, अगर उनको करना है कि अगर उनका मूड है कि नहीं आज तो इनकी वजह नहीं है, तो कैसे भी करके पाकिस्तान को उस सिचुएशन में लाई लेंगे। अब देखने वाली बात यह है, और ऐसा भी नहीं है, देखिए हमारे आसपास बहुत सारे कंट्री हैं, हम किसी और का तो नाम नहीं लेते, पाकिस्तान का ही नाम क्यों आता है? क्योंकि भाई वो डिज़र्व करता है और हमने ऐसी खुलकर बैटिंग कभी पास्ट में की नहीं थी, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। अदरवाइज़ होना तो पहले से यही चाहिए था। मतलब जब से आतंकवाद शुरू हुआ था कश्मीर में, तब से यही होना चाहिए था। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद ज़रूर करें। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है और उसमें उन्होंने पहलगाम जो टेरर अटैक है उसका जिक्र किया है। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग प्रिंसिपल देखा जाए तो पाकिस्तान ने जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो कश्मीर का रेफरेंस नहीं दिया था, नोइंग कि दिस इज अ बायलैटरल इशू। SEO is a platform where not the bilateral issues are raised but multilateral issues are raised. ये जरा आप समझिएगा बात को। So in SEO, bilateral issues are not raised, multilateral issues are raised. ठीक है जी। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक और कहा है जनाब कि ये जो पहलगाम का वाकया हुआ है कि ये बेसिकली एससीओ का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। सो उन्होंने कहा जनाब कि आप, और दूसरा चाइना को भी वो उन्होंने लताड़ा है, हमारे कहते हैं ना, उसको भी टफ टाइम दिया है कि जनाब ये तुम लोग चाइनीज़ जो हो, तुम लोग हर रोज़ हमारी ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हो। सो ही बेसिकली स्पोक अबाउट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स। सो वो कहता है कि
he calls for respecting territorial integrity, यानी कि हमारी ज़मीन की इज्जत करो और हमारी sovereignty की भी इज्जत करो. This is what Dr. Jaishankar is saying to China. लेकिन ऑन पाकिस्तान अब जब वर्ड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स आता है तो बेसिकली वो चाइना को पैगाम दे रहे हैं. चाइनीज लीडरशिप को वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये करें कि आप हमारे रोज जो यहाँ पे करते हो ये बंद कर दो. दिस इज व्हाट बेसिकली ही इज सेइंग. सो उन्होंने शी जिनपिंग को भी ये बात कही. ही स्पोक विद शी जिनपिंग विद दिस और उन्होंने कहा भाई साहब ये चीज़ जो है वो हम नहीं चाहते कि आप करें. सो फॉर गॉड सेक इसको ये ऐसा ना किया जाए. लेकिन पाकिस्तान के साथ तो सीधी सीधी लड़ाई उन्होंने शुरू कर ली. अब ये जो पॉइंट है कि जी आप पहलगाम वाक़े का जिक्र करना, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान भी जिक्र करेगा, जारी बात है. मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो जॉइंट कम्युनिके आना है उस कम्युनिके के अंदर भी लड़ाई होनी है और जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक डिस्कशन होनी है उसमें भी होना है. सो अब बाकी वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए और देयर इज एन इंटरनेशनल डिसऑर्डर है एंड वी हैव सीन डिसऑर्डर इन इंटरनेशनल रिलेशन सिंस क्वाइट फ्यू ईयर्स. और देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, कोर्जन है. Basically when he says that okay we understand there are conflicts, we understand there are competitions which China and India have to some extent in few areas. There is a competition between the United States and China, but when he talks about coercion he basically refers to the theme that the countries like India are being coerced not to use Russian oil. So he basically referring to that theme. वो इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये ना किया जाए. सो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी वो कहते हैं कि दैट इज देयर. सो वो कह रहे हैं कि द ग्लोबल ऑर्डर जो है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसको ठीक होना चाहिए. वो नीड टू लुक एट द कलेक्टिव इंटरेस्ट. समझ रहे हैं. सो ही इज बेसिकली टॉकिंग. और जो 3 ईवल्स उन्होंने डिस्कस की है एससीओ के, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी, ही इज एब्सोल्युटली राइट. एक्चुअल न्यूज पे आते हैं. जयशंकर जी एक फॉरेन मिनिस्टर है. आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को मिलेंगे. ये कभी नहीं होता कि प्रेसिडेंट को मिला जाए, लेकिन जयशंकर है. एक तो ये चीज है कि जयशंकर है, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कम नहीं है, एक सेलिब्रिटी है वो. और चाइना में स्पेशली जयशंकर जी सेलिब्रिटी है. वो क्यों? क्योंकि मोदी जी की कोई भी स्पीच चाइना में नहीं दिखाई जाती, लेकिन जयशंकर जी जिस तरह से जवाब देते हैं अमेरिका में, यूरोप में बैठकर, इनके वो क्लिप्स जो हैं यहां पर वायरल होते हैं. तो ही हैज ऑलरेडी बिकम अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी इन चाइना. इसलिए शी जिनपिंग भी मिलने आए जी. लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है ना, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ये इस तस्वीर के आने के बाद कि ये बिल्कुल फोटो अपॉर्चुनिटी थी पूरी दुनिया को दिखाने की कि शी जिनपिंग बिल्कुल सही सलामत है, इसीलिए उनको खास तौर पर लाया गया. और आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर से मिलेगा, लेकिन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं हमारे विदेश मंत्री, तो वो पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया. लेकिन ब्रिक्स में नहीं जा रहे हैं, नहीं गए शी जिनपिंग, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि तब भी इस तरह के रूमर्स को बहुत हवा मिली कि देखिए वो जा भी नहीं रहे हैं, तख्ता पलट होने वाला है, कहीं ना कहीं सीपीसी के बीच में भी कहीं ना कहीं खटपट चल रही है, 2 धड़े हैं वगैरह वगैरह. देखिए मैंने उसको भी कवर किया था. नरेंद्र मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी अफगानिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी रशिया और चाइना के साथ सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया. नरेंद्र मोदी ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने जारी रखे. ये टैरिफ का लगना, ये धमकाना, ये डराना, ये पाकिस्तान की फेवर में बयान देना, पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड करना, जिसको इनकार कर दिया नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट ने. ट्रम्प के बारे में मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ठगा नहीं. तो फेल इकोनॉमी बोलने वाले मुल्क में इसने खुद 10 से ज्यादा जो है ट्रम्प टावर बना रहे, और इसके खुद का बेटा अमेरिका में कम, इंडिया में ज्यादा हो गया. सो अभी देखें मतलब पाकिस्तान भी आगे, पाकिस्तान को भी ठगने जा रहा है. कोई भी सगा है तो ट्रम्प ने उसको ठगा है. ठीक है. और अभी बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि ये एक बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है इंडिया का. देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर पावर को, कि ट्रम्प को जब जेल में रखा गया था ना, उसके पीछे बड़ी
बहुत बड़ी वजह थी जो दुनिया को अब समझ आ गई है। और एक्चुअली ये वाइट कॉलर इंडियंस ही थे जिन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि ये कहता है आई लव इंडिया एंड आई लव मोदी। और देखिए मोदी भगत तो 100 करोड़ भारतीय हैं ही है, ठीक है। और अब जो है ये जिस तरह से एक्चुअली आप देखिएगा, मेरी बात आप नोट कर ले, ट्रम्प जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी करप्शन करने के लिए अमेरिका आया है, ठीक हो गया, करप्शन करने के लिए, वो भी ट्रम्प। यस, और ये दुनिया की इतनी बड़ी करप्शन होगी कि आज से पहले किसी ने नहीं की होगी। एलैबोरेट करें इसको। आप देखिए जिस तरह से इसको पहले कसिनो और दूसरे मामला के अंदर किया, बिटकॉइन के अंदर, यस, और ट्रम्प करेंसी और ये सारे मामला करने आए, जिसकी वजह से ये खुद अमेरिका को 100 साल पीछे धकेल चुका है। ये जो बाइडन पे इल्जाम लगाता था और अपनी पिछली हुकूमतों पे इल्जाम लगाता था ना, आप देखें कि 100 साल पीछे जा चुका है अमेरिका इस वक्त का अमेरिका ट्रम्प की वजह से। अब ये 1 साल का नुकसान है, अब आगे आप देखते चले जाएं। आप देखिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ, और देखिए राहुल गांधी ने तो अपनी पॉलिटिक्स की नरेंद्र मोदी को प्रेशराइज करके। नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि ट्रम्प बहुत इगोइस्ट है। हाँ, ये तो इसमें तो कोई बहुत इगोइस्ट है, और इस इगोइस्ट की वजह से इसको जो है एलन मस्क ने बाय बाय बोल दिया। अब हमने बोली कि सुखोई 57 की हमने बात की। देखिए इंडिया को जब बुलाया गया नरेंद्र मोदी को एज अ फेस वैल्यू बना के, डोनाल्ड ट्रम्प कितना सगा बन रहा था इंडिया का, कह रहा था मैं आपके ना सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बहुत बड़ी इकोनॉमीज हो, और खुद जो इंडिया को फेल इकोनॉमी बोल रहे हैं, 10 से ज्यादा डेड यानी फेल इकोनॉमी होगी ना। अब देखें ये इंडिया से बोल रहा था F-35 ले लो, इंडिया ने बोला तुम्हारा इतना सगा है जो तुम्हें हमारे सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बोला ठीक है हम इस पे सोचते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कि इंडिया की मैंने 78 ईयर्स की हिस्ट्री देखी है। इंडिया ने कभी भी, आप ये कह लें कि अल्टीमेट या फाइनल वेपन कोई भी जो है वो इंडिया से नहीं खरीदा, अमेरिका से नहीं खरीदा। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि अमेरिका हमेशा उस चीज में एक तो मॉडिफिकेशन करने नहीं देता, और ये हमेशा कमांड अपने हाथ में रखता है। लेकिन रशिया के साथ F-35 का भी यही सीन है। ये हमें F-16 दी, हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये अब देखिए इंडिया ने जो रशिया से लिए ना, उनकी ये पॉलिसीज होती है कि हम आपके मुताबिक इसको अपग्रेड भी कर देंगे और आप अपने मुताबिक इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मेड इन इंडिया भी। और जितने भी रशिया और इंडिया की चीजें आप देखिए, इंडिया ने उसको अपने लेवल पे अपग्रेड किया है उनकी आर्मी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक तो ये ऑप्शन अमेरिका नहीं देता। F-35 इंडिया ले भी लेता, लेकिन F-35 जो यूके ने लिया था वो एक माह इंडिया के एयरपोर्ट पे जैम करा है। भाई अभी तो F-35 ने लड़ा ही नहीं किया, अफगानिस्तान में लड़ते रहे जिनके पास एयर फोर्स ही नहीं थी काउंटर करने के लिए, तो वो कैसे ले। अभी देखिए राफेल पे बड़े क्वेश्चंस है, हालांकि दुनिया मानती है कोई बेहतरीन तैयार है, ठीक है। अब वॉर के अंदर कुछ भी हालात हो सकते हैं, ठीक है, उनसे नहीं ऑपरेट हुआ या कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था, वो एक अलग मैटर जिसको इंडिया की एयरफोर्स देख रही है, ठीक है। तो F-35 के लिए प्रेशराइज करना सबसे बड़ी मुझे लगता है ट्रम्प की बेवकूफी ये है कि ये इंडिया को स्टॉप कर रहा है कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदो, आप ईरान से नहीं खरीदो। भाई जो बाइडन नहीं कर सका। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है, ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में, और अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे, और हमारा तो एक ट्रेड पार्टनर है, और इंडिया हमारा बेहतरीन ट्रेड पार्टनर है। अब देखिए आपने ईरान की मैसेज पे जा रही हूँ, ईरान के ट्वीट के अंदर एक लफ्ज यूज किया हुआ था उन्होंने कि इंडिया को तबाह करना चाहता है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी ना बने। ये ईरान, और ईरान ने इंडिया के लिए उस वक्त भी जय हिंद का नारा लगाया था जब सीज फायर हो गया था, ठीक है। तो ईरान को भी पता है कि एक बड़ी पावर के साथ जो है ना सपोर्ट रहना ही बेहतर है। और देखिए ये 2 बड़ी गलतियां राना साहब होने जा रही हैं अमेरिका से। जो बाइडन से गलती ये हुई कि जो बाइडन की गलत पॉलिसीज की वजह से रशिया और चाइना ने हाथ मिला लिया, बिल्कुल। और अमेरिकन आज भी इस बात पे पिटते हैं, बिल्कुल। और अब ट्रम्प क्या कर रहा है, पॉलिसी का अभी उस पे एक बुक लिखी जा रही है, और उस बुक में जो मेजर पूरा एक चैप्टर है उसका फेलियर ऑफ बाइडन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक पॉलिसी। ट्रम्प की बात मैं करूँ, ये उससे भी बड़ा ब्लंडर ये करने जा रहा है। इसमें भी बुक लिखी जाएगी भाई, इस पे तो पूरे पर्चे लिखे जाएंगे, पूरी सीरीज बनेगी, पूरी सीरीज इस पे ये कर रहा है। ये इतना बेवकूफ किस्म का इंसान है, ये अमेरिका की 100 साल पॉलिटिक्स को इसने ना इस वक्त रिस्क पे ले आया। बताती हूँ कैसे। ये अब इंडिया और चाइना को करीब कर रहा है। हाँ बिल्कुल, रिक की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान तो बिल्कुल इंडिया के लिए तैयार बैठा हुआ है। पाकिस्तान फौज कहती है हमें तो कोई काम नहीं है स्वाय इंडिया के। सायमोफ से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी सोहारी का पत्ता और उस पर परोसी गई दाल, भात और तरकारी, जिसका चाव से आनंद लेते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उसकी आइडेंटिटी वापस करी।
भारत को उसका इतिहास वापस किया, भारत को उसका हेरिटेज वापस किया। इंडिया ने $76 अरब डिफेंस बजट रखा है, क्या पाकिस्तान ये बात मानेगा? ये अमन करना चाहता है? नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत, उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती, क्या कहेंगे? मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई भी होता है या होती है, लेकिन एक्चुअल नहीं होते वो। तस्वीर को देखकर लग रहा है कि पीएम मोदी को वहां दाल भात और तरकारी परोसा गया। इसे वो बहुत चाव से खाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम। लेकिन आधुनिक भारत, ये जो प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस का भारत है, इसमें किसी ने यदि हमारे हेरिटेज को रिवाइव करने का सोचा तो वो श्री नरेंद्र मोदी है। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फौज को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए फॉर एन अनएक्सपेक्टेड वॉर। बल्कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो या मिडिल ईस्ट हो, वहाँ पे पहले भी शायद था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, अब बहुत ज्यादा हो चुका है। के बावजूद हमने देखा कि वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे भारत की तरफ से आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करते हैं, उनकी इकोनॉमी की बात करते हैं, उनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, उसमें उनका कोई मैच ही नहीं है। मोदी जी ने क्रांति लाई भारत में। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है मोदी की सादगी के बारे में। अब पिछले दिनों इंडिया के अंदर एक घटना घटी। किसी ने मतलब वो ध्रुव राठी था जिसने ये कहकर न्यूज़ फैलाई थी कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के कैंपेन के जितने वीडियोस बनते हैं उसमें कितने करोड़ यूज़ होते हैं, कितने करोड़ों खर्च होते हैं। तो उसने पिछले दिनों एक वो योगा वाला एक वीडियो सामने लाया था और उसमें उसने कहा था कि भाई देखिए, इसके अगर योगा वाले वीडियो को देखें तो इतने करोड़ों का खर्च आता है, कुछ थाउजेंड्स करोड़ की बात की थी। उसके बाद आरटीआई फाइल की गई तो आरटीआई में जवाब दिया कि भाई उसका कोई खर्च नहीं होता है। पीएमओ का जो फोटोग्राफर होता है, पीएमओ का जो वीडियोग्राफर होता है, वही उस वीडियो को कैप्चर करता है और वही अपने हिसाब से उसको एडिट करता है और उसको फिर रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन अब इंडिया का विपक्ष तो मानेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के सादगी के बारे में, जो कि पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन हो रहा है, वो तो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। मोदी जी ने क्रांति लाई। प्रधानमंत्री मोदी के अनगिनत प्रशंसकों में से एक हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था सिर्फ, या कोई जो गवर्नमेंट्स की नॉर्मल स्कीम्स होती हैं। मोदी जी ने क्रांति लाई भारत में। और जब मैं मोदी जी की क्रांति की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और सरकारों की बुराई या कमियां नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी दृष्टि से देखता हूँ। जब से मुझे पॉलिटिक्स समझ में आई, मैं आज 42 साल का हूँ, तो जब मैं 33 साल का था तो ये प्रधानमंत्री बने होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दो चीजें दी। एक तो मैं ये मानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से दोनों तरफ के जो व्यू पॉइंट्स होने चाहिए एक टॉपिक को लेकर के, वो आने शुरू हुए। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उसकी आइडेंटिटी वापस करी, भारत को उसका इतिहास वापस किया, भारत को उसका हेरिटेज वापस किया। नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बात, ये जो राइट और लेफ्ट और सेंटर टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था कि जो राइट विंगर होता है वो एंटी ह्यूमैनिटी होता है, वो एंटी विमेन होता है, वो एंटी सोशल क्या कह ले, वो एंटी प्रोग्रेसिव होता है। हमारे यहाँ पे जो लेफ्ट है, यानी कि हिंदुत्व की जो फिलॉसफी, वो बेसिकली लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट का मतलब जो कहे सब समान है, सब रिलीजन समान है, ये कहने वाले लेफ्टिस्ट नहीं है, ये कहने वाले हिंदुत्व है। हिंदुत्व जो है वो सही में, अगर लेफ्ट की पॉलिसी है कि लेफ्ट का ये क्लेम है कि हम कहते हैं सब रिलीजन एक है, तो ये कौन कहता है? ये कहने वाला तो भारत है ना। भारत कहता है एकम सद बहुधा विप्राह वदंती, सर्वे संतु निरामयाः सर्वे संतु सुखिनः। तो ये तो भारत कह रहा है ना, तो हम लेफ्टिस्ट हो गए। तो मोदी जी थ्योरी को मानने वाले, मोदी जी हार्डकोर लेफ्टिस्ट हो गए।
उसके बाद मोदी जी ने जो भारत में एक समय ये हो गया था कि हमारे यहाँ पे जो भारत की प्राचीन मंदिरों थी उनकी वो दुर्दशा थी कि वहां पे जो भक्तगण जाते थे वो अपनी श्रद्धा से उस गंदगी में वो अपने आराध्य की पूजा करते थे। किसी ने भी पोस्ट इंडिपेंडेंस ये नहीं सोचा कि इनका रिवाइवल किया जाए, क्योंकि उनको तोड़ने वाले तो बहुत आए, बनाने वाला एक नहीं खड़ा हुआ। हालांकि हमारे जो जैसे देवी अहिल्या हो गई, जब भी कोई मंदिर तोड़ा गया हमारे यहाँ कोई ना कोई राजा आकर के 10-15 साल के अंदर ही उसका निर्माण कराया। लेकिन आधुनिक भारत, ये जो प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस का भारत है, इसमें किसी ने यदि हमारे हेरिटेज को रिवाइव करने का सोचा तो वो श्री नरेंद्र मोदी है। क्यों हम अपने मंदिरों को रिवाइव ना करें? क्या मंदिर होना अपने आप में अपराध है? क्या मंदिरों में जाने वाले लोग अपराधी हैं? मंदिर में आस्था रखने वाला लोग वो अपराधी हैं? तो अगर कोई मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहा है तो अगर भारत की गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगी? गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम खाली नौकरी देना होता है। गवर्नमेंट का काम खाली वेलफेयर स्टेट में, तुम वेलफेयर किस चीज की करोगे? अगर तुम हमको हमारी हिस्ट्री नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, हमारा हेरिटेज नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तो फिर आप जो है आपको क्या काम है भाई? गवर्नमेंट इसीलिए बनाई गई है। जर्मनी की गवर्नमेंट का काम है कि वो जर्मन सिर्फ नौकरी और इकोनॉमिक्स को ना देखे, वो जर्मन हिस्ट्री और जर्मन हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी काम है कि वो पाकिस्तान की हेरिटेज और उसको भी प्रोटेक्ट करे, बिकॉज हम तो नॉर्मल आदमी हैं, हम तो डे टू डे नौकरी करते हैं, हम कहां से अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? मोदी जी ने भारत के हेरिटेज को न सिर्फ प्रोटेक्ट किया, रिवाइव किया, ग्लोरीफाई किया। हमें गर्व होता है अपने, हमारे पूर्वज ने मंदिर बनाए तो हम उस पर शर्मा जाएं? क्यों शर्माएं हम? क्योंकि इन मंदिरों में सिर्फ पूजा पाठ नहीं किया, जैसा कि हमको इन लोगों ने सिखा दिया। इन मंदिरों से ऋषि मुनि निकले हैं और ऋषि मुनि का नाम है साइंटिस्ट। आप हमें बताया ही नहीं जो कि भाई और क्या होता है भाई। देवी जैसे आप पढ़ ले, मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, जो जिनके ऊपर मूवी आई थी, एन रामानुजन साहब। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई भी होता है या होती है, लेकिन एक्चुअल नहीं होते वो। वहां पे कोई और होता है, उधर कोई और बताता है कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। हमें ये चीज नहीं पसंद नहीं होगी, ये पसंद है यही होगी, बेशक वो फायदे में है या नुकसान में है। इसी वजह से वो लोग जाकर वो G20 में है, वो G7 में है, वो पता नहीं कहां पर है, वो क्वाड में है। उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उनकी लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आ रही है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि अगर कोई ये समझता है कि इंडिया ने कोई चुटकी बजा दिया, बटन प्रेस कर दिया या ऑन ऑफ कर दिया तो उससे सारा कुछ सेट हो गया। आई मीन टू से कि उन्होंने ग्रेजुअली इस पे काम किया। मतलब ये कि अगर हम भी कर लें, तरीके से कर लें और पॉलिटिकल लोग ये काम करें, ना कि कोई और करे। जो बाकी लोग हैं उनका अपना काम है बॉर्डर्स को आजकल या सिक्योरिटी के हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको सिर्फ देखें तो शायद उससे हम गालिबन बढ़ सकते हैं आगे। फिर हमारे ऊपर भी हो सकता है इंडिया का कोई प्रोग्राम करे कि नहीं जी, पाकिस्तान की ये वाली चीज जो है ना उन्होंने अच्छी की, इसलिए इनकी इकोनॉमी अच्छी हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लोग ट्रस्ट करते हैं, वहां पर लोग आते हैं, खुश होते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। I have openly said that I do not believe in religions, but still तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। I have never heard people saying that to terrorists. टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, इतने लोगों को मारा? अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है, एप्पल, स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो 1 of 3 स्मार्टफोन्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को भारत में मसनूआत बनाने से रोकने का मुतालबा किया। क्या भारत को वाकई इक्तिसादी नुकसान पहुंच सकता है? इंडिया ने तकरीबन 146,000 1.5 लाख के करीब गन जो है वो खरीदी है अमेरिका से। किसके लिए? कश्मीर की पुलिस के लिए। The point is that कि हर स्मार्टफोन जो कि मेड इन इंडिया जिस पर लिखा हुआ है वो अमेरिका में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टाइम था जब चाइना की जो मार्केट थी वो यूएसए के ऊपर काफी ज्यादा राज करती हुई दिखाई दे रही थी, बट नाउ अगर देखा जाए दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलहदगी इख्तियार की थी। छोड़ दें दो कौमी नजरिया, मैथ का तो वो बहुत पीछे चला गया है। हम दो कौमी नजरिया हम चाहते हैं हम यहाँ से निकलें। खुदारा ये जनरेशन का कुछ करें, हम बहुत पीछे चले गए हैं। हमारा फ्यूचर क्या है, हमें तो उसकी टेंशन लगे।
और हमें हमारे इलाकों से बेदखल करके आलमी ताकतें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ आकर बैठना चाहती हैं। अब ये बात सादा है और सारा पाकिस्तान जानता है, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद में हो रहा है कि जो ये पाकिस्तान की दलाली हो रही है, पाकिस्तान को एक तवाइफ की तरह पूरी दुनिया के सामने बेचा जा रहा है। और वो ये आदमी कर रहा है जिसका नाम है आसिम मुनीर। ये एक खुद भी दलाल है, खुद भी तवाइफ है, अपने आप को भी बेचता है। कि चाइना की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना की मार्केट बहुत जल्द गिर जाएगी अगर हम स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपको समझ आए कि आपका मुल्क किस तरीके से बेचा जा रहा है, जैसे कि तवाइफ को बेचा जाता है। कुछ अरसे में विद इन अ डेकेड इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन एवरी मैनर। वो मार्स पे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मोबाइल्स की प्रोडक्शन जो कि सिर्फ चाइना के पास ही असेंबलिंग, वो इंडिया ने भी ली है। और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर जगह पे पहुंच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है एप्पल कंपनी के बारे में कि पूरी दुनिया में जितने एप्पल फ़ोन बिक रहे हैं ना, उसमें से 3 में से 1 फ़ोन मतलब 33% जो उसका मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर किया जा रहा है। अब इंडिया के अंदर कई सारे पॉलिटिशियन हैं जो ये कहते थे कि भाई मेक इन इंडिया जो है वो फेल है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो राहुल गांधी वाली स्पीच अगर आपको याद हो तो बताते थे कि वो जो मेक इन इंडिया का जो लोगो है जिसमें वो एक शेर बना है मशीन वाला, तो वो चलता रहता है घड़ी जैसा। देखने वाली बात यह है कि एप्पल अब उस हिसाब से इंडिया के अंदर आ चुका है कि ट्रंप ने उसको धमकी दे दी। ट्रंप ने एप्पल को धमकी दे दी कि भाई अगर आप ऐसा यूएस के अंदर उसका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं लाएंगे तो हम आपको इतनी पनिशमेंट देंगे। फिर भी जो एप्पल के जो मैनेजमेंट है उसने मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ों पर काम हो रहा है और उसी का रिज़ल्ट ये है कि चाहे वो एक में से तीन में से एक जो है वो मेक इन इंडिया में बन रहे हैं, या फिर कहे कि एप्पल के मैनेजमेंट का ये कहना कि हम इंडिया नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है ऑलरेडी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो 1 of 3 स्मार्टफोन्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। इंडिया आईफोन तो मैन्युफैक्चर कर ही रहा था, साथ में अगर सैमसंग की बात की जाए वो भी मैन्युफैक्चर कर रहा था। बट द पॉइंट इज दैट कि हर स्मार्टफोन जो कि मेड इन इंडिया जिस पर लिखा हुआ है वो अमेरिका में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टाइम था जब चाइना की जो मार्केट थी वो यूएसए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा राज करती हुई दिखाई दे रही थी। एंड इंडिया ने काफ़ी बूस्टअप किया है अपनी जो स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 36% पर पहुंच गई है। सवाल हमारा बेसिकली है कि अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप टोटली अगेंस्ट है आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो कि इस वक्त भारत पर हो रही है। और उसने स्पेशल एक वार्निंग भी दी है टीम कुक को कि भाई अगर आप आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे तो मैं आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा और आपकी जो कंपनी है वहाँ पर इतना ज़्यादा कह लेंगे कमा नहीं पाएगी। बट द पॉइंट इज़ दैट कि ट्रंप इंडिया के इतने ज़्यादा अगेंस्ट क्यों है, जबकि चाइना की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना की मार्केट बहुत जल्द गिर जाएगी अगर हम स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो। मेरे नज़दीक तो अगर ट्रंप जो है वो इंडिया के अगेंस्ट होने की मेरे नज़दीक एक सिर्फ 1 फैक्ट है जिसमें सिर्फ एक स्टेप लिया गया है। बिकॉज मेरे नज़दीक मेन सुपर पावर्स अमेरिका, चाइना एंड रशिया, लेकिन कुछ अरसे में विद इन अ डेकेड इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन एवरी मैनर। वो मार्स पे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मोबाइल्स की प्रोडक्शन जो कि सिर्फ चाइना के पास ही असेंबलिंग, वो इंडिया ने भी ली है। और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर जगह पे पहुंच रहे हैं। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से अमेरिका को ये खदशा है कि आने वाले वक्त में अगर इंडिया को रोका ना गया तो वो भी सुपर पावर के तौर पे अपने आप को नुमाइंदा कर देगी। दैट्स वाई वो सारे एक्शंस ले रहा है जिससे वो इंडिया को रोक सके कि वो किसी भी तरह सुपर पावर ना बने। और उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और इंडिया आपस में ही लड़ते रहें। वो पाकिस्तान को फैसिलिटेट करते रहें, पाकिस्तान इंडिया लड़ते रहें और इंडिया की ग्रोथ में वो इंक्रीज ना आ सके जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो जेलसी नहीं होगी वेस्टर्न्स की अगर हम लोग देखें तो, जब आपका खित्ता इतनी तरक्की कर रहा है, जब आपको लग रहा है कि आपने इतना कुछ किया है, यू आर द सुपर पावर, जब एक साउथ ईस्ट एशिया में से कंट्री उठकर अपना एक नाम बना रही है अपनी मैन्युफैक्चर। आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, उसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं। फिर स्पेशली अगर हम लोग चावल की बात करें या बहुत सारे जेम या ज्वेलरी की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। बट राइट नाउ जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है वो स्मार्टफोन
रिस्पॉन्स का हुआ है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि इंडिया अच्छी खासी टक्कर दे रहा है वेस्टर्न मार्केट्स के अंदर बैठकर, और चाइना को तो पीछे ही छोड़ दिया उसने। वेल चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आज भी सबसे आ गया और आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई बीट कर सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो सीन चल रहा है वो है उनकी रैपिड ग्रोथ इन एवरी एस्पेक्ट, जो कि अमेरिका के लिए खदशा है। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू अपने आप को सबसे ऊपर ला रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने यूथ को आगे ला रहा है। और अमेरिका जब लेट्स सपोज सुपर पावर्स होती हैं तो अमेरिका की सपोर्ट क्या है? अमेरिका की सपोर्ट चाइना के अगेंस्ट क्या है? इंडिया। लेकिन अब उसको खदशा हो कि इंडिया मेरे ही खिलाफ हो जाएगा और समहाउ वो मे भी पार्टनरशिप कर ले चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ, क्योंकि बेसिकली इन सब के बॉर्डर लिंक्स कर रहे हैं। अमेरिका को ज़्यादा खदशा है कि अगर इंडिया अपनी उनकी जो भी वो कर लें कि इंडिया अगर उनके नीचे है, तो अगर वो उनको कहे कि नहीं आज हमने अमेरिका को ख़त्म करना है, तो वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग क्या कर लें कि एलाई बन जाएगा रशिया और चाइना का। तो वो टीम अप नहीं होने देना चाहते। वो कहते हैं जितने तक इंडिया हमसे नीचे रहेगा तब तक दूसरे मुल्क भी हमारे थ्रू अप्रोच नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर वॉर होती भी है तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। बीच में पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, इंडिया आता है। बट द पॉइंट इज दैट कि जब से इंडो पाक वॉर एंड हुआ है, ट्रम्प बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं इंडिया को लेकर। लाइक आप देखें नाटो की अभी बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी हम लोगों को नजर आई, जिसमें उनके सैनिटर ने भी, उनके चीफ ने भी उठकर बोला कि हम चाइना, ब्राज़ील और इंडिया को अच्छे खासे सैंक्शंस लगा देंगे क्योंकि ये रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। और डेफिनेट सी बात है इंडिया फिर भी वहाँ पर नहीं माना, नहीं रुका। उसने कहा ठीक है आप कर लो जो आप कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे भी टिट फॉर टैट करना आता है। और उसने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है, फाइट बैक किया है। बट अगेन द थिंग इज दैट कि व्हाई है ट्रम्प, ठीक है, वो अपने स्टेटमेंट से ऐसे सुबह कोई और स्टेटमेंट देगा, रात को कोई और स्टेटमेंट दे देगा। स्टिल ट्रम्प एक सुपर पावर वाला है जो एक सिनेरियो है वो शो कर रहा है। बिकॉज मुझे नहीं लग रहा, हम जब से उसकी स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, एक तो सीज फायर के लिए उसको नोबेल प्राइज हमने ही कहा, पाकिस्तान नहीं कहा कि देना चाहिए, अभी तक उसको मिला नहीं है। सो द पॉइंट इज दैट कि एक बंदा जिसकी अपने कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद है, वो दूसरे को किस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हैं, दूसरे को किस तरह से बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ आप ऐसे कर लो। व्हाई ही इज ऑर्डरिंग कि जो ये पाकिस्तान की दलाली हो रही है, पाकिस्तान को एक तवाइफ की तरह पूरी दुनिया के सामने बेचा जा रहा है। और वो ये आदमी कर रहा है जिसका नाम है आसिम मुनीर। ये एक खुद भी दलाल है, खुद भी तवाइफ है, अपने आप को भी बेचता है सुबह शाम। और इसके साथ ये दो जो शख्सियात हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, सदर ज़रदारी, पीछे दरअसल इनके पीछे बहुत बड़ी फौज ज़फ़र मौजूद, जिसकी ताकत है, जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान की दलाली की है मुल्क के पूरी दुनिया के सामने।